नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है दो चीज़ों को। एक तो उस पर्टिकुलर तारीख को, उस दिन को जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संविधान हत्या दिवस के नाम पर जाना जाता है, यानी कि 25 जून 1975 की वो तारीख, वो काला दिन जब भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का गला घोटा गया था, ऐसा कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ आज का इंटरव्यू समर्पित है उस व्यक्तित्व को जो उस कालखंड का साक्षी भी था और उसका विश्लेषक भी था। हम बात कर रहे हैं विचारक और वरिष्ठ पत्रकार पद्म भूषण राम बहादुर राय की। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि संविधान हत्या दिवस आखिर क्यों इसके नामकरण की जरूरत पड़ी, क्यों इसको मनाया जाना चाहिए, और जब इमरजेंसी को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए सिर्फ एक चेतावनी है या इससे कुछ समझा भी जाए, सीखा भी जाए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इससे क्या सबक ले सकती है। राम बहादुर राय जी, बहुत स्वागत है आपका। और जब हम संविधान हत्या दिवस की बात करते हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं इमरजेंसी को, कैसे इसको याद करेंगे, या ये कहें कि ऐतिहासिक संदर्भ में इसको कैसे देखा जाना चाहिए? संविधान हत्या दिवस का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। मैं ये समझता हूँ और सब लोग भी इसको मानेंगे कि पिछले 50 साल से ये एक बड़ा भ्रम हमारे बीच में रहा है, जनमानस में रहा है, बुद्धिजीवियों में रहा है, सांसदों में रहा है, पत्रकारों में रहा है कि हम इमरजेंसी का दिन किसको कहें, 25 जून को कहें या 26 जून को कहें। ये भ्रम इसलिए था क्योंकि लोगों को ये तो मालूम था कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब ने 25 जून की रात 11:45 पर इंदिरा गांधी के सहायकों के दबाव पर, इंदिरा गांधी के दबाव पर उन्होंने इमरजेंसी की वो घोषित करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया जी। लेकिन संविधान की धाराओं का, संविधान के प्रावधानों का, संविधान की व्यवस्था का वह उल्लंघन था। क्योंकि संविधान में जब इमरजेंसी का प्रावधान जहाँ है वहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है आंतरिक अशांति की या बाहरी हमले की जी, दोनों स्थितियों में मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। मंत्रिमंडल के विचार का एक तरीका है, कैबिनेट बाकायदे इमरजेंसी हो या सामान्य दिन हो एक एजेंडा प्रस्तुत करता है जी। मंत्रियों को वो एजेंडा सर्कुलेट किया जाता है। यहाँ ठीक इसके विपरीत तरीका अपनाया गया कि राष्ट्रपति ने दस्तखत पहले किया, मंत्रिमंडल की बैठक उसके 9 घंटे बाद, 8 घंटे बाद हुई। अच्छा। और अगले 1 घंटे बाद यानी 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर 26 जून की 8 बजे के करीब उन्होंने ये अपने भाषण में देश को सूचना दी, और वो सूचना देश के लिए एक भारी सदमा था जी। सूचना दी कि इन कारणों से हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है जी। इंदिरा गांधी ने जो अपने भाषण में कहा वो सरासर झूठ था। एक असत्य को सत्य करने की उनकी साजिश थी। इसलिए ये एक भ्रम लंबे समय से चल रहा था कि हम 26 जून को इमरजेंसी की माने, क्योंकि घोषणा तो 26 जून को हुई जी। या 25 जून को माने जिस दिन राष्ट्रपति ने रात को दस्तखत किया जी। इस बारे में यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपकार मानेगा, उनका अनुग्रह मानेगा जी। कि इस भ्रम को भारत सरकार ने दूर किया।
अब यहाँ मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब से धोखाधड़ी की। अच्छा। कैसे की? जी उनके पास जो पहला पत्र गया है जी वह धोखाधड़ी वाला पत्र है, जिसे फ़खरुद्दीन अली अहमद ने समझ लिया और उसे लौटा दिया आपत्तियां करके। अगर उस पत्र पर वो दस्तखत कर देते जो उनको ड्राफ्ट भेजा गया था, जी तो इंदिरा गांधी कहती कि मैंने इमरजेंसी नहीं लगाई है, इमरजेंसी तो राष्ट्रपति ने लगाई है। जी अब ये जो इस तरह का जो खेल उन्होंने किया, तो उसमें राष्ट्रपति की मर्यादा का हनन हुआ, संविधान की जो व्यवस्थाएं थी उसका हनन हुआ, और इमरजेंसी के लिए जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं संविधान में उसका हनन हुआ। तो 3 तरह से इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान की हत्या की गुनहगार है। दूसरा कोई देश होता तो न्यूरमबर्ग का जैसे ट्रायल हुआ था वैसे इंदिरा गांधी का भी ट्रायल होता, क्योंकि आज 50 साल बाद जितनी इमरजेंसी पर, इंदिरा गांधी पर, इमरजेंसी के संवैधानिक प्रावधानों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ इमरजेंसी के दौरान, उस पर जितनी किताबें आई हैं, उन किताबों का सार यह है कि उस समय की परिस्थितियां वैसी नहीं थीं जैसी बताई गई। देश में अशांति का कोई माहौल नहीं था। जिन कारणों से को बता करके, जिन आधारों पर इमरजेंसी लगाई गई, वे आधार वास्तव में नकली थे, झूठे थे, वे आधार थे ही नहीं। जैसे ये कहा गया कि देश में अशांति पैदा हो गई है और उसको रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। अब शाह कमीशन ने जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में जो जांच आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि इमरजेंसी से 3 महीने पहले तक की जो इंटरनल माने आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर की जो कानून व्यवस्था की परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो सुधर रहा है। अच्छा। भारत सरकार के खुफिया विभाग की रिपोर्ट गृह मंत्रालय में जो उस समय की है जी। और अब वो शाह आयोग ने उसको कोट किया है। जब उसने रिपोर्ट दी तो उसने विस्तार से बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो सुधर रहा था। तो ये केवल अपना सत्ता संरक्षण करने के लिए इंदिरा गांधी ने किया, इसके अलावा और कोई कारण आप देखते हैं? मैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी सिर्फ एक कारण से लगाई, और वो कारण था उसका सिलसिला है जी। उससे समझने की ज़रूरत है। इंदिरा गांधी के चुनाव को, जो 1971 का चुनाव था, जिससे वो लोकसभा में आई थी, रायबरेली से चुनकर आई थी, उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी। राजनारायण ने अप्रैल 1971 में चुनाव याचिका डाली इलाहाबाद में, लेकिन अप्रैल 71 से 74 तक इंदिरा गांधी ने वो बेंच बदलवा करके, यानी जिस बेंच में वो मुकदमा लगता था उसका जज बदल दिया जाता था। इस तरह से तमाम जज बदलते रहे। अंततः जगमोहन लाल सिन्हा जब के बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट नंबर 5 है वो, जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा के सामने ये मामला आया, और जब आया तो भारत सरकार ने उनको भी दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी जी। और अंततः 19 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी को 2 दिन
19 और 20 अप्रैल को 5-5 घंटे जगमोहन लाल सिन्हा के सामने गवाही देनी पड़ी जी। और जून में, मई के अंत में उस की सुनवाई पूरी हो गई। 12 जून को वो फैसला आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जी। क्योंकि उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का काम कर रहे थे। सरकारी साधनों का दुरुपयोग हो रहा था जी। तो चुनाव के नियमों का उल्लंघन, सरकारी साधनों का दुरुपयोग और भारी भ्रष्टाचार, इन 3 आधारों पर उस चुनाव को अवैध घोषित किया। जगमोहन लाल सिन्हा ने 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया। उस फैसले का वो हिस्सा है। अब इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो उन्होंने अपनाया, तानाशाही का रास्ता। दूसरा रास्ता था लोकतांत्रिक। जब वो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाती और कहती कि मेरा चुनाव अवैध हो गया है, लिहाजा आप नया नेता चुन लीजिए, ये लोकतांत्रिक तरीका था। इंदिरा गांधी ने उस तरीके को नहीं अपनाया। जी। एक बात इस पूरे संदर्भ में मैं समझना चाहूँगा, जब संविधान हत्या दिवस इसको कहा जा रहा है, कुछ थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है। 50 वर्ष हो गए हैं इमरजेंसी को। कैसे युवाओं को हम बताएं आज में कि ये सचमुच संविधान की हत्या कर दी गई थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी? कैसे इसकी जो गंभीरता है इतिहास में, जो अत्याचार थे, कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे? संविधान की हत्या उसी दिन हो गई जिस दिन इमरजेंसी घोषित की गई जी। क्योंकि अगर इमरजेंसी वास्तव में ज़रूरी थी तो संविधान की हत्या नहीं थी, फिर संविधान के प्रावधानों के अनुसार इमरजेंसी घोषित होती। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी घोषित हुई संविधान को दरकिनार करके अपने ढंग से, एक बात। दूसरा, संविधान की हत्या का पहला उदाहरण है जब संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके इमरजेंसी लगाई गई। दूसरा उदाहरण है, और वही जो दूसरा उदाहरण है वो ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी में जो संविधान में पहला संशोधन किया गया, 38वां और 39वां संशोधन, वह संशोधन प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए किया गया, हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए किया गया। और उस फैसले से इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध ठहराने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और अगला संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यतः तो प्रधानमंत्री, लेकिन उसके साथ 2 पद और जोड़ दिए गए, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 1971 में संसद ने एक कानून पारित किया, उसका नाम था, संक्षेप में उसको मीसा कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जी। उसके तहत गिरफ्तार होने वाले आप पहले व्यक्ति थे? मैं इमरजेंसी से पहले उसमें बंद था जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छूटा था जी। इसलिए मीसा के बारे में मैं और आपको बता सकता हूँ कि जब मीसा मूल रूप से जो मीसा कानून संसद ने पारित किया, विपक्ष ने उस समय सरकार से पूछा था कि आप इसका दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। इमरजेंसी में उसका दुरुपयोग हुआ। इमरजेंसी से पहले मीसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको कानून के तहत 3 सुविधाएं प्राप्त थी। नंबर 1, कलेक्टर जो मीसा के तहत गिरफ्तार करता था, जिलाधिकारी को अधिकार था गिरफ्तार करने का, पुलिस को नहीं था। और जिलाधिकारी की उस कानून में जिम्मेदारी थी कि जिसको गिरफ्तार करे उसके खिलाफ चार्ज, यानी किस आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, वो ग्राउंड सर्व करना पड़ता था। उसको जो मीसा डेटुनु था वो
चैलेंज करता था। पहले एडवाइजरी बोर्ड में चैलेंज करता था, फिर हाई कोर्ट में करता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में करता था। ये सारे अधिकार इमरजेंसी में छीन लिए गए और जो लोग मीसा में गिरफ्तार किए गए वो सरकार की और पुलिस की मर्जी से जितने दिन चाहे वो उनको रखें। संविधान की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण जी, ये इन उदाहरणों के अलावा मैं आपको एक बताता हूँ। 25 जून की रात को 250 लोग दिल्ली में गिरफ्तार किए गए जी, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, चंद्रशेखर थे, पीलू मोदी थे, ये राजनारायण थे, समर गुहा थे, पत्रकार KR मलकानी थे। ऐसे लंबी लिस्ट है। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए वो सब मीसा में गिरफ्तार किए गए। आज की नई पीढ़ी को ये जानने का अधिकार है कि क्या उनको मीसा के ग्राउंड सर्व किए गए। ये क्या कोई संविधान की मर्यादा का मान है। ये संविधान की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में और प्रधानमंत्री निवास से निकले मनमाने आदेशों से हुआ है। जी। अच्छा, संविधान की तमाम संस्थाओं को पर कुठाराघात किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन की बड़ी कहानियां हैं। एक पत्रकार के तौर पर आप इसको कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, जब इमरजेंसी के कागज़ पर दस्तखत किया राष्ट्रपति ने जी। तो प्रधानमंत्री निवास ने इमरजेंसी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और अब ये तथ्य आया है सामने कि उसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। गिरफ्तारी की लिस्ट बनाई जा रही थी प्रधानमंत्री निवास में। 25 जून को सबसे पहला हमला जी। एक तरफ अखबार न छपे तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, इन सब हिंदी अंग्रेजी के सभी अखबारों को या जो भी अखबार निकलते थे वहाँ पुलिस का पहरा बैठा दिया गया और जो अखबार किसी तरह से छप गए तो उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई, उनको बंटने से रोक दिया गया। ऐसी मनमानी का दौर 25 जून की रात को ही शुरू हो गया जी। और ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिन लोगों को जेल भेजा जा रहा था, उनका गुनाह इतना ही था कि वो लोकतंत्र की आवाज़ बन रहे थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला आया था उस फैसले के आधार पर लोगों को बता रहे थे कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें, जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, कैसे इसको हम सबको इससे सीखना चाहिए? क्या चेतावनी है, क्या सीख है? संविधान हत्या दिवस से मैं समझता हूँ कि देश में जनमानस को लोक शिक्षण प्राप्त होगा, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से संविधान दिवस का सिलसिला शुरू कराया है और इससे स्कूल कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सब जगहों पर संविधान के बारे में एक नई चेतना पैदा हुई है। संविधान दिवस से लोगों को ये मालूम होगा कि किस तरह से इमरजेंसी में संविधान का अपमान हुआ, संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ और मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन हुए। एक नई किताब आई है जिस किताब ने यह रहस्य खोला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति प्रणाली संविधान में संशोधन करके ले आना चाहती थी और खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी। संविधान जो संविधान निर्माताओं ने बनाया वह एक खुली किताब है और काफ़ी सोच समझ करके जो संविधान बना है उसमें खुलापन है। खुद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 2 या 3 बार कहा कि संविधान में जो हम बना रहे हैं संविधान, अगली पीढ़ी अगर चाहेगी और जैसी ज़रूरत होगी तो हम उसमें उस पीढ़ी को ये अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। तो संविधान में संशोधन, विधिवत संशोधन एक बात है
और इमरजेंसी लगाकर संसद को डराकर, न्यायपालिका को डराकर, प्रेस को डराकर संविधान को बदलना संविधान की हत्या। संविधान हत्या दिवस मना करके इन सबको के बारे में एक नई जागरूकता पैदा होगी, जिससे लोकतंत्र का परिष्कार होगा और भारत लोकतंत्र की जननी है। पहले जो हम ये सुनते आ रहे थे कि लोकतंत्र तो लंदन से आया, ब्रिटेन से आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और सही कहा है, इतिहास के तथ्यों से को प्रमाणित करते हुए कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी रहा है। संविधान हत्या दिवस से इस धारा को और वेग मिलेगा, गति मिलेगी और लोगों के अंदर ये भाव पैदा होगा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विकास कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और नए समाज की रचना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। आपने बहुत ही इसके रोचक पहलू भी बताए और जिसको कहना चाहिए कि आज के जो युवा हैं उनको ये बताया भी कि किस तरह से संविधान हत्या दिवस जो है वो उसके विषय में जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राय साहब। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ये जो आपातकाल की स्मृतियां हैं ये केवल अतीत का अध्याय नहीं है बल्कि वर्तमान के लिए चेतावनी भी हैं और जो आज के युवा हैं उनके लिए ये सोचने का विषय भी है कि वो अपने लोकतंत्र को जीवंत कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।